आज का क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि हम लोग जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि हमारा जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा 6 फरवरी को होगा। क्या 6 फरवरी को होगा? और आज की क्लास 6 फरवरी के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 10 शॉर्ट क्वेश्चन। क्या 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 20 अंक का पूछा जाता है। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है 2 अंक का पूछा जाता है और 10 गुने 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 अंक हो जाएगा। तो चलिए 6 फरवरी के लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यदि आप इसका फ्री PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्या है MS टीचिंग सेंटर, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज ये क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट VVI प्रश्न है। क्या है कि झाग प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। मतलब किस प्रकार की अयस्कों को सांद्रित किया जाता है, उदाहरण देना है। मतलब सिंपल इसमें बताना है कि झाग प्लवन विधि है उसके द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर होगा इसमें लिखेंगे उत्तर दे करके कि झाग प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। क्या किया जाता है कि झाग प्लवन विधि से जो होता है सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। मतलब सिंपल डिफिनेशन लिखना है, मतलब सिंपल लिखना है। उसके बाद क्या होगा? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। उसके बाद क्या करना है? उदाहरण देना। तो यहाँ पे दे देंगे उदाहरण। इसी तरह से एग्जाम में लिखना है। यहाँ उदाहरण दिए, पहला है कॉपर पाइराइट। क्या? कॉपर पाइराइट, इसका जो होता है रासायनिक सूत्र होता है CuFeS2। क्या? CuFeS2। उसके बाद दूसरा जो है जिंक ब्लेड। क्या? जिंक ब्लेड, ZnS जिसे कहा जाता है। बस आप इतना इसमें लिखिएगा, इसमें आपको 2 में से 2 अंक जरूर मिलेगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा प्रश्न कौन सा है हमारे पास। मोस्ट VVI प्रश्न है, सभी क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर का प्रश्न है, और VVI प्रश्न है, इसको आप अवश्य तैयार कर लीजिएगा। तो क्या है दूसरा प्रश्न कि एल्युमिनियम एवं तांबा के मुख्य अयस्क एवं उनके रासायनिक संरचना लिखें। क्या करना है कि एल्युमिनियम और तांबा के उसके मुख्य अयस्क जो होता है उसका नाम लिखना है और उसके रासायनिक संरचना लिखना है। मतलब उसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले हमसे पूछा कि एल्युमिनियम। क्या? सबसे पहला जो हमसे पूछा यहाँ पे कि एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम यहाँ पे हेडिंग बनाए, यहाँ उत्तर दिए एल्युमिनियम हेडिंग बनाए। उसके बाद नंबरिंग करके यहाँ पे लिख दिए, इसके मुख्य अयस्क को लिखेंगे सबसे पहले। तो पहला आता है बॉक्साइट। क्या? बॉक्साइट, इसका रासायनिक जो संरचना होता है या आप इसे सूत्र भी कह सकते हैं Al2O3.2H2O। उसके बाद दूसरा क्या है? क्रायोलाइट। क्या? क्रायोलाइट, इसका रासायनिक जो सूत्र होता है Na3AIF6। क्या? Na3AIF6। मतलब आप इतना लिखिएगा, उदाहरण में काफी है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास था माय डियर स्टूडेंट कि तांबा। क्या? तांबा। आप तांबा के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तांबा में, तांबा यहाँ लिख दिए, हेडिंग बना दिए तांबा। इसको आप एग्जाम में अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद इसका संकेत को आप दर्शा दीजिएगा। उसके बाद लिखिए इसका जो मुख्य अयस्क होता है तांबा का होता है कॉपर पाइराइट। क्या? कॉपर पाइराइट, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, संरचना होता है, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? CuFeS2। क्या? CuFeS2। उसके बाद दूसरा जो तांबा का मुख्य अयस्क है क्या है? क्यूपाराइट। क्या? क्यूपाराइट, क्या है इसका रासायनिक सूत्र? Cu2O। क्या? Cu2O। मतलब आप इतना यदि एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 2 अंक जरूर मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी शॉर्ट प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। मतलब अयस्क जो होता है उसमें जो अशुद्धि उपस्थित रहता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सिंपल सा हम लिखेंगे कि साधारणतया अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि अयस्क में जो अशुद्धि उपस्थित रहता है उसे गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट VVI प्रश्न है। क्या? VVI प्रश्न है। क्या है कि भर्जन एवं निस्तापन में क्या अंतर है। क्या करना है कि भर्जन एवं निस्तापन में
अंतर बताना है। तो सबसे पहले उत्तर दिए, उसके बाद इसमें लिखेंगे कि भर्जन एवं निस्तापन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। क्या प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे क्या, भर्जन जिसे जारन भी कहा जाता है। क्या, भर्जन जिसे जारन भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या है कि जारन वह प्रक्रिया है, मतलब भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, क्या, वायु के उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है ताकि अयस्क ऑक्साइड में बदल जाए। क्या, ताकि अयस्क ऑक्साइड में बदल जाए। मतलब 2ZnS प्लस 3O3 से इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, 2ZnO प्लस 2SO2। यहां तक हो गया। उसके बाद अगला जो हमारे पास है निस्तापन है। क्या, निस्तापन। तो निस्तापन हेडिंग बनाए, उसके बाद इसमें लिखेंगे कि निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को उसके द्रव्यमान से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, क्या, वहां पे भर्जन में था वायु की उपस्थिति में, लेकिन निस्तापन में होता माय डियर स्टूडेंट कि वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वहां वायु नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला क्या, उसके बाद क्या, वायु की अनुपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है, मतलब तेजी से गर्म किया जाता है ताकि एक ऑक्साइड में बदल जाए, मतलब ताकि क्या, ऑक्साइड में बदल जाए। तो इसका जो सूत्र है आप इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से आप दर्शा दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al2O3.2H2O से जब अभिक्रिया कराएंगे तो Al2O3 प्लस 2H2O का निर्माण होगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे दर्शा दीजिएगा क्या कि CaCO3 इसको जब ब्रेक करेंगे तो CaO प्लस CO2। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 5 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्या है 5 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। क्या करना है कि निम्नलिखित को परिभाषित करना, मतलब परिभाषा लिखना है। पहला जो हमारे पास है भर्जन, मतलब भर्जन किसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या, परगलन। इस सबको क्या करना, परिभाषा देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिए उत्तर दिए। 1 नंबर में क्या था, भर्जन। तो भर्जन किसे कहते हैं, तो वह क्रिया जिसके अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब सीधा भर्जन का मतलब समझिए कि वह क्रिया, भर्जन वह क्रिया है जिसके अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से जो कम ताप रहता है उस पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास दिया गया है क्या है, परगलन है। क्या, परगलन का परिभाषा देना है कि परगलन किसे कहते हैं या परगलन से हम लोग क्या समझते हैं। तो क्या है, अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर, क्या, जो अयस्क रहता है उसमें कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करके गलाने की क्रिया को परगलन कहते हैं। क्या, गलाने की क्रिया को परगलन कहते हैं। उसके बाद क्या है, परगलन की जो क्रिया होती है वात्या भट्टी में कराई जाती है। क्या, वात्या भट्टी में कराई जाती है, इतना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है क्या है कि द्विक लवण और जटिल लवण में अंतर समझाएं। क्या करें कि द्विक लवण और जटिल लवण में अंतर समझाएं। तो यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर दिए, उसके बाद लिखेंगे कि द्विक लवण और जटिल लवण में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। क्या, द्विक लवण और जटिल लवण में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है, इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे कि एक साइड, मतलब 2 कॉलम बनाएंगे, पहले लिखें द्विक लवण और दूसरा जटिल लवण, मतलब अंतर आप इस तरह से लिखिएगा। 1 नंबर में इधर लिखेंगे कि द्विक लवण सिर्फ ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। क्या करते हैं कि द्विक लवण जो रहते हैं सिर्फ ठोस अवस्था में ही अपना अस्तित्व को कायम रखते हैं। उसके बाद दूसरा साइड में लिखना है जटिल लवण के तरफ में। 1 नंबर यहाँ भी देंगे। क्या है कि जटिल लवण ठोस अवस्था या विलयन की अवस्था में भी अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। मतलब क्या है अंतर, यहाँ समझिए कि द्विक लवण जो है केवल ठोस अवस्था में, क्या, द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व को कायम रखते हैं, लेकिन जटिल लवण जो होता है ठोस अवस्था और विलयन की अवस्था, मतलब द्रव की अवस्था में भी अपनी अस्तित्व को क्या रखता है, कायम रखता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे अंतर देंगे, दूसरा में लिखेंगे
कि इनके गुण अवयवी यौगिकों के गुण के सदृश होते हैं, मतलब इनके जो गुण होते हैं अवयवी यौगिकों के गुण के सदृश होते हैं, मतलब समान होते हैं। उसके बाद इसमें फिर क्या लिखेंगे कि इसके गुण, मतलब जटिल लवण का जो होता है गुण अवयवी यौगिकों के गुण से पूर्णतः भिन्न भिन्न होता है। मतलब क्या होता है यहाँ सिंपल समझिए कि द्विक लवण का जो गुण होता है इसके अवयव के समान होता है, जैसा इसके अवयव का गुण होगा वैसा ही द्विक लवण का गुण होगा। लेकिन जटिल लवण के बारे में बात किया जाता है तो जटिल लवण का जो गुण होता है और इसके यौगिकों का जो गुण होता है दोनों बिल्कुल अलग अलग होता है। क्या दोनों बिल्कुल अलग अलग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे अगला प्रश्न नहीं मतलब अगला पॉइंट जो अंतर 3 नंबर का है क्या है कि इसमें धातु आयन अपनी समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें धातु आयन अपनी समान संयोजकता से अधिक संख्या में विपरीत आवेश युक्त आयनों या उदासीन परमाणुओं से घिरा रहता है। क्या उदासीन अणुओं से घिरा रहता है। उसके बाद एक अंतर और लिख देंगे यहाँ पे 4 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि बिलियन में से ए अपना अस्तित्व खो देते हैं। क्या करते हैं कि द्विक लवण जो होता है बिलियन में से अपना अस्तित्व खो देते हैं, लेकिन जटिल लवण जो होता है ये बिलियन में भी अपना गुण कायम रखते हैं। मतलब क्या होता है कि द्विक लवण जो होता है बिलियन में अपना अस्तित्व को खो देता है, लेकिन जटिल लवण वही जो होता है बिलियन में भी अपना गुण को क्या रखता है, कायम रखता है। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि प्रतिजैविक पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले किस प्रतिजैविक की खोज हुई और उसका नाम दीजिए ना। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको आप 5 स्टार लगाइए 2024 एग्जाम के लिए 6 फरवरी के लिए। क्या 6 फरवरी के लिए। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्या है सबसे पहले बताना है कि प्रतिजैविक पदार्थ क्या है। यहाँ पे लिख दिए प्रतिजैविक पदार्थ, इसके बारे में हम लोग बताएंगे कि प्रतिजैविक पदार्थ क्या होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि प्रतिजैविक सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दूसरे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकते हैं या उनका नाश भी कर सकते हैं। मतलब सिंपली समझिए, अर्थात प्रतिजैविक उन पदार्थों को कहा जाता है जो कम सांद्रता में सूक्ष्मजीवों की उपापचयी प्रक्रमों में रुकावट उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोकता है अथवा उनका नाश करता है। उसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिजैविक कहा जाता है। उसके बाद इसमें दूसरा इसका क्या था कि सबसे पहले किस प्रतिजैविक की खोज हुई उसका नाम दीजिए। मतलब बताना है कि सबसे पहले किस प्रतिजैविक की खोज हुई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि सबसे पहले क्या पेनिसिलिन। क्या पेनिसिलिन, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, यहाँ पे क्या होगा पेनिसिलिन। क्या पेनिसिलिन, आप यहाँ पे समझ जाइएगा क्या है कि सबसे पहले जो है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया। क्या सबसे पहले प्रतिजैविक जिसका खोज हुआ क्या है, पेनिसिलिन है 1929 ईस्वी में, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ऐसा प्रश्न डायरेक्ट। क्या है माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि निम्नलिखित में कारण बताएं। मतलब क्या करना कि कारण बताना। 1 नंबर में दिया गया है ए नंबर में कि कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता। दूसरा क्या है कि साबुन से बेहतर मतलब क्या है अच्छा सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है क्यों। मतलब बताना है कि साबुन से बेहतर मतलब कि साबुन से अच्छा सिंथेटिक डिटर्जेंट क्यों होता है। तो सबसे पहले 1 नंबर में यहाँ उत्तर दिए और 1 नंबर वाला प्रश्न हमारे पास था कि कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है। इसका आंसर होगा कि कठोर जल में साबुन झाग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा झाग नहीं देता है। इसका कारण यह है कि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं। क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट कि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं और यह आयन सोडियम अथवा पोटेशियम साबुन को कठोर जल में घोलने पर क्रमशः अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब सिंपली आपको समझना है कि कठोर जल जो होता है उसमें कैल्शियम, क्या कठोर जल जो होता है उसमें क्या होता है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं, और साबुन जो हमारा होता है उसमें क्या होता है
कि सोडियम अथवा पोटेशियम साबुन, क्या उसमें सोडियम तथा पोटेशियम होता है और वह क्या करता है कि कठोर जल में घोलने पर क्रमशः अघुलनशील मतलब नहीं घुलने वाला कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित कर देते हैं। इस अघुलनशील साबुन, क्या इस अघुलनशील साबुन मल फेन की तरह, क्या मल फेन की तरह पानी से अलग हो जाता है? क्या पानी से अलग हो जाता है? उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास था क्या था कि साबुन से बेहतर सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है क्यों? तो बी नंबर में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, कि साबुन से बेहतर सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट है या होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता। कठोर जल में क्या करता है कि कार्य जो होता है नहीं कर पाता है। क्यों? अभी जस्ट हम लोग जाने कि साबुन जो होता है कठोर जल में कार्य नहीं कर पाता है, जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है मृदु जल अथवा कठोर जल दोनों में कार्य करता है। इसीलिए जो होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है साबुन से बेहतर होता है, अच्छा होता है। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, इसको आप क्या कीजिए 5 स्टार लगा दीजिए। क्या है माय डियर स्टूडेंट कि हाइलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? क्या हाइलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? काफी शॉर्ट प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। क्या वीवीआई प्रश्न है? क्या है? तो हाइलोजन परिवार के प्रमुख 5 सदस्य निम्नलिखित है। मतलब सिंपली समझना है कि हाइलोजन परिवार में मुख्यतः 5 सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला जो हमारे पास दिया गया है फ्लोरीन है, दूसरा है क्लोरीन है, तीसरा ब्रोमीन है, चौथा आयोडीन है और 5वां एस्टेटीन है। क्या 5वां एस्टेटीन है। अब बात आता है कि इसको याद रखें कैसे? जब याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं, तो क्या करें याद करने के लिए? तो याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, हाइलोजन परिवार के सदस्य को याद करने का एक ट्रिक है। क्या है कि फिर कल बाहर आई आंटी। क्या बस इतना आप याद रखिएगा? क्या इतना आप याद रखिएगा कि फिर कल बाहर आई आंटी, यही इसका क्या है ट्रिक है। फिर से हो गया एफ, एफ का मतलब फ्लोरीन, कल से हो गया सीएल, सीएल का मतलब क्लोरीन, बाहर से हो गया बीआर, बीआर का मतलब ब्रोमीन, आई से हो गया आई, आई का मतलब आयोडीन, आंटी का मतलब हो गया एटी, एटी का मतलब क्या होता है एस्टेटीन। मतलब आप सिंपल इतना याद रखिएगा कि हाइलोजन परिवार के जो सदस्य होता है उसका जो ट्रिक है क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि फिर कल बाहर आई आंटी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको आप क्या कीजिए 5 स्टार लगा दीजिए। क्या है कि जिंक ब्लेड से जिंक धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? क्या जिंक ब्लेड से जिंक धातु का निष्कर्षण जो होता है कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कि जिंक ब्लेड से जिंक धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा किया जाता है। मतलब जिंक धातु से जिंक ब्लेड का निष्कर्षण करना हो या करवाना हो तो निम्नलिखित प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्टेप वाइज काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या स्टेप 1, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है स्टेप 1 में लिखेंगे कि सबसे पहले हम जिंक ब्लेड के महीन चूर्ण को फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सांद्रण कर लेते हैं। क्या करना है कि स्टेप 1 में करना है कि जिंक ब्लेड के महीन चूर्ण को फेन उत्प्लवन विधि द्वारा क्या करना है सांद्रण कर लेना। उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग करते हैं कि सांद्रित अयस्क को तो हम सांद्रित कर लिए फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। अब क्या करेंगे कि सांद्रित अयस्क का जारण करते हैं, अर्थात वायु की उपस्थिति में उसे उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। क्या उसके गलनांक से कम ताप पर क्या करते हैं गर्म करते हैं। मतलब 2ZnS प्लस 3O2 को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा 2ZnO प्लस 2SO2। ये क्या करना है यहाँ पे जो समीकरण है इसको भी लिख देना है। क्या इसको भी लिख देना। उसके बाद अगला जो हमारे पास है स्टेप 3 है। तीसरा स्टेप में हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर 3 कि प्राप्त ZnO को, क्या प्राप्त ZnO के मतलब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो ZnO प्राप्त हुआ है इसको क्या करेंगे कि प्राप्त ZnO को इसके आधे वजन के बराबर कोक के साथ गर्म करते हैं तो जिंक धातु प्राप्त होती है। क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट कि जो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ ZnO
को इसके आधे वजन के बराबर कोक के साथ गर्म करते हैं, क्या कोक के साथ गर्म करते हैं तो जिंक धातु प्राप्त हो जाता है। मतलब इसका जो समीकरण होगा यहाँ पे प्राप्त हुआ ZnO प्लस कोक के साथ गर्म किए तो क्या हुआ Zn प्लस CO जो कि गैस के रूप में उड़ गया। यहाँ पे क्या जिंक प्राप्त हो गया। यहाँ पे फिर लिखेंगे कि प्राप्त जिंक धातु अशुद्ध होता है, मतलब डायरेक्ट यहाँ से जो जिंक धातु प्राप्त हुआ वह अशुद्ध होता है। इसे श्रवण विधि द्वारा या विद्युत द्वारा शुद्ध कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसे श्रवण विधि द्वारा शुद्ध कर लेंगे। बस आप इतना इसमें लिखिएगा, क्या बस आप इतना इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। इसमें 2 में से 2 नंबर 100% गारंटी है कि दिया जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।